नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं डिसेंट लॉ प्लेटफॉर्म। आज की इस लेक्चर सीरीज में हम लोग एक नए सेगमेंट के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, अभी हम लोग 30 डेज चैलेंज लेकर के आए हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि 30 दिन में 30 वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और ये सारे वीडियो आपके AIB से संबंधित होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आखिर ये AIB है क्या। इसके बाद ये भी जानेंगे कि इस AIB के जो क्वेश्चंस होता है इसके पैटर्न क्या है, इसके टाइम पीरियड क्या होते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तमाम बातें AIB से संबंधित सारे डाउट जो आपके मन में चल रहा होगा वो कंप्लीट डाउट क्लियर होने वाला है। और जानकारी के लिए मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो बच्चे इस बार ग्रेजुएट हो चुके हैं, ग्रेजुएट कहने का मतलब लॉ ग्रेजुएट, इस बार ग्रेजुएट हो चुके हैं, और या फिर वैसे स्टूडेंट जो इस बार लॉ के लास्ट सेमेस्टर में हैं, वो बच्चे भी इस बार AIB का जो एग्जाम है वो बिल्कुल दे सकते हैं। जो फॉर्म है वो फिलअप करके एग्जाम दे सकते हैं, आप AIB भी क्लियर कर सकते हैं। तो आखिर ये AIB जो आपके मन में चल रहा होगा ये है क्या, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर इसकी प्रिपरेशन किस तरह से की जा सकती है। तो आइए जानकारी को थोड़ा सा इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। तो आपने देखिए सबसे पहली बात हम लोग जानेंगे कि ये AIB है क्या। ये जो AIB है ये जो 2010 से आया है। हालांकि मैंने यहां पर लिखा AIBE 19। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अभी तक जो अभी आपका एग्जाम होने वाला है, AIB का जो फॉर्म फिलअप हो रही है, ये 19वां नंबर का है। यानी इससे पहले AIB 18 हो चुका है। AIB 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से करके 18 तक, यानी ये 19th होने वाला है, इसलिए मैंने लिखा AIB 19। इसका फुल फॉर्म की बात किया जाए तो होता है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस मतलब ये हुआ कि AIB जो है एक एग्जाम होती है, एक प्रकार का ये समझिए कि एक एंट्रेंस है जिसे आपको देना ही होता है अगर आप लॉ फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं। तो अगर आप एडवोकेसी करना चाहते हैं तो इस एग्जाम को क्लियर किए बगैर आप एडवोकेसी नहीं कर सकते। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों नहीं कर सकते, क्या है इसमें सारी बातें। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो अभी आपको पता चला कि AIB जो है 2010 से स्टार्ट हुई है। अभी 19वां जो AIB है वो एग्जाम होने वाली है। AIB का जो एग्जाम है ये किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है? तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, BCI के द्वारा इस एग्जाम को जो है कंडक्ट कराई जाती है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। AIB 19 का जो एग्जाम डेट होने वाला है, एग्जाम कब से होगा तो याद रखिएगा इस डेट को, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 24 नवंबर 2024, 2025 नहीं, सॉरी 24 ही होगा ना। 24 नवंबर 2024 को ये एग्जाम होने वाली है। तो अगर आप फॉर्म फिलअप कर दिए हैं तो इस एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाइए। AIB 19 का जो फॉर्म स्टार्ट कब से हुआ था? तो 3 सितंबर से ये स्टार्ट हो गई थी, 3 सितंबर 2024 से। लास्ट डेट फॉर फॉर्म क्या है? फॉर्म सबमिट करने का लास्ट डेट क्या है? तो 25 अक्टूबर। तो डियर स्टूडेंट एंड डियर व्यूअर्स, अभी 25 अक्टूबर आने में अभी समय है, 10-12 दिन का समय है। तो अगर आपको लगता है कि इस एग्जाम को देना है, AIB क्लियर करना है, तो आप बिल्कुल इस एग्जाम को देना चाहते हैं तो फॉर्म फिलअप कर दीजिए, क्योंकि अभी भी समय बचा हुआ है। 10 से 12 दिन में अभी आप फॉर्म फिलअप कर देंगे और कंप्लीट आपके पास 40 दिन का समय है, आराम से तैयारी भी कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और कंप्लीट तैयारी आपको इसी चैनल पे कराई जाएगी। तो डियर व्यूअर्स,
ये बात याद रखिएगा, 24 नवंबर को एग्जाम की डेट भी निकल चुकी है। 3 सितंबर से एग्जाम की जो फॉर्म है वो फिलअप हो रही है। 25 अक्टूबर तक इसका लास्ट डेट है। अगर आप फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं तो प्लीज जाकर के पहले फॉर्म फिलअप कर दीजिए। हाँ, कौन कौन व्यक्ति इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, तो यहाँ पर मैंने लिखा है हु इज एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। इस परीक्षा को कौन कौन से व्यक्ति दे पाएंगे, तो आइए जानते हैं। सबसे पहली बात मैंने कहा था ना कि लॉ ग्रेजुएट, जो लॉ ग्रेजुएट होंगे वही व्यक्ति इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। चाहे वो लॉ ग्रेजुएट 3 साल वाला कोर्स किया हो या वो 5 साल वाला कोर्स किया हो। जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं जो लॉ तो करते हैं, लेकिन किसी किसी का लॉ होता है 5 साल का, तो किसी किसी का लॉ होता है 3 साल का। कुछ बच्चे इंटीग्रेटेड यानी इंटीग्रेटेड कोर्स किए होते हैं लॉ का, तो वो बच्चे 5 साल वाले हो चाहे 3 साल वाले, वो दोनों ही बच्चे इसके लिए एलिजिबल है। हाँ, इसके साथ में एक एक्स्ट्रा चीज और ऐड कर दूं। अभी हाल ही में ये क्लियर कर दिया गया है कि जो लास्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट होंगे वो बच्चे भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट, लास्ट सेमेस्टर मतलब लॉ जो बच्चे कर रहे हैं और वो लास्ट सेमेस्टर में हैं, तो वो बच्चे भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, AIBE में बैठ सकते हैं और क्लियर भी कर सकते हैं। तो ये मैंने कहा। अब ये 3 साल या 5 साल ये लास्ट सेमेस्टर में जो बच्चे हैं वो फॉर्म फिलअप करके क्या करेंगे, तो देखिए अगर ये बच्चे फॉर्म फिलअप करेंगे तो इनका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करके उसमें लगाना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा, तब जाकर के वो मेनली क्या करेंगे, एग्जाम में बैठ सकते हैं। लेकिन जो बच्चे 3 साल या 5 साल का कोर्स कर चुके हैं वो बच्चे क्या करेंगे, तो उनको सबसे पहले स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, इनरोलमेंट कराना होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। अगर आप किसी भी लॉ कॉलेज से, किसी भी मान्यता प्राप्त लॉ कॉलेज से जो BCI के द्वारा अप्रूव्ड है, वैसे संस्थान से लॉ कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया है यानी लॉ की डिग्री हासिल की है, तो डिग्री हासिल करने के बाद चाहे वो 3 साल का डिग्री हो चाहे वो 5 साल वाली कोर्स आपने किया हो, आपको उसके बाद हर स्टेट में एक बार काउंसिल होता है। जैसे अगर बिहार की बात करें तो बिहार में बिहार बार काउंसिल है, यूपी में यूपी बार काउंसिल है, दिल्ली में दिल्ली बार काउंसिल है। तो हर स्टेट में अपना वहां पर एक बार काउंसिल होता है। उस बार काउंसिल में जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा, अगर आप 3 साल या 5 साल वाला कोर्स आपने कंप्लीट किया है तो आपको स्टेट बार काउंसिल में जाकर के इनरोलमेंट कराना होता है। क्या कराना होता है, इनरोलमेंट। अब ये इनरोलमेंट कैसे होगी इसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको दे देता हूं। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने लॉ कर लिया 3 साल या 5 साल का, तो स्टेट बार काउंसिल में जाकर के जैसे ही आप इनरोलमेंट कराते हैं, तो हर स्टेट का अपना अपना कुछ चार्ज होते हैं। तो अभी तो ये मामला पेंडिंग था, सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि अब जो है रजिस्ट्रेशन के लिए, इनरोलमेंट के लिए 750 रुपीज ही देना होगा, 750 रुपया ही लगेंगे। इससे पहले की मैं बात करूं तो 25,000 30,000 हर स्टेट का अलग अलग चार्ज होते थे, और उस इनरोलमेंट में आपको लगभग 1 से 1.5 महीना का टाइम लगता है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जो 10 दिन में दे देते हैं, कुछ स्टेट ऐसे हैं जो 45 दिन का समय लेते हैं। तो इनरोलमेंट को लेकर के अगर बात किया जाए तो हर स्टेट का अलग अलग था, बट अब जो है हर स्टेट में सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है 750 रुपया ही देना पड़ेगा। अब इसमें एक खास बात क्या है कि इनरोलमेंट जैसे ही आप कराते हैं तो आपको मिल जाता है एक रजिस्ट्रेशन नंबर। क्या मिल जाता है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। जैसे ही आपने उस बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट के बार काउंसिल में आपने रजिस्ट्रेशन कराया तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया। इस रजिस्ट्रेशन के आधार पे आप 2 साल की प्रैक्टिस कर पाएंगे। यानी ये रजिस्ट्रेशन आपका टेम्पररी, एक प्रकार से कह सकते हैं कि टेम्पररी एक एडवोकेट का लाइसेंस देता है, टेम्पररी लाइसेंस देता है। मतलब आप स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वो स्टेट बार काउंसिल 2 साल के लिए आपको एडवोकेट बनाती है।
ये परमानेंट एडवोकेट नहीं है। 2 साल तक ही आप क्या कर पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे एज एन एडवोकेट। यानी एडवोकेट तो बन गए लेकिन टेम्पररी लाइसेंस आपको मिला है। लाइसेंस कहने का मतलब ये लाइसेंस आपको 2 साल के लिए ही मिला है। 2 साल के बाद क्या आप एडवोकेसी कर पाएंगे? नहीं, 2 साल के बाद आप एडवोकेसी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर पे 2 साल के लिए ही रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, तो ये नंबर 2 साल के लिए ही वैलिड है। और अगर आप चाहते हैं कि इस 2 साल की समय सीमा को आगे बढ़ाया जाए तो आपको एग्जाम क्लियर करना होगा AIBE का, जिस एग्जाम की मैं अभी बात करने वाला हूं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस क्लियर करना होगा। तब जाकर के एक परमानेंट लाइसेंस आपको मिलेगा और तब जाकर के आप एडवोकेसी आराम से कर पाएंगे, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये बात आपको समझ में आई। अब आगे की मैं बात करता हूं। देखिए, जैसा मैंने आप लोगों को कहा भी था कि रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपका टेम्पररी लाइसेंस मिलता है। ये जो है टेम्पररी लाइसेंस है एडवोकेसी का। किस चीज का लाइसेंस? तो एडवोकेसी का। कितने दिन का इसका समय सीमा होता है? तो 2 साल। ये मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया। स्टेट बार काउंसिल में अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। रजिस्ट्रेशन नंबर टेम्पररी लाइसेंस देता है, 2 साल के लिए ही वैलिड होती है। अब अगर आप चाहते हैं परमानेंट लाइसेंस लेना, अगर आप परमानेंट लाइसेंस लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्लियर करना होगा AIBE, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस जब आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस क्लियर कर लेते हैं तो आपको मिलता है COP, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। COP आपको मिल जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपको दी जाती है। अब ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस से आप बिल्कुल एलिजिबल है, एकदम आप एडवोकेसी कर सकते हैं। इसमें कोई टेम्पररी जैसी बात नहीं है। आपको परमानेंट एज एन एडवोकेट आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। अब हम लोग आगे की बात करते हैं कि जब इस एग्जाम के बारे में हमने आपको बताया तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहा होगा कि सर ये एग्जाम है क्या। इस एग्जाम की सारी बातें हम लोग चर्चा करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि इस एग्जाम में क्या क्या होता है। डियर ऑडियंस, ये समझिएगा कि अभी मैंने यहां पर लिखा है ऑल अबाउट AIBE। कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगा कि इस एग्जाम में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न का स्टैंडर्ड कैसा होता है। तो इसमें सबसे पहली बार टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात किया जाए तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होता है। टाइम पीरियड की बात किया जाए तो 3 घंटे की, ये पूरे 3 घंटे की, 3 घंटे मतलब 180 मिनट, 180 मिनट का एग्जाम होती है। मार्किंग की बात किया जाए तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो नेगेटिव। नो नेगेटिव मार्किंग। अगर टाइप्स ऑफ एग्जाम की बात किया जाए कि किस प्रकार का एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है या सब्जेक्टिव होता है, तो ये एग्जाम की टाइप्स जो होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब होता है MCQ टाइप। MCQ टाइप कहने का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मोड्स ऑफ एग्जामिनेशंस की बात किया जाए तो ये एग्जाम ऑनलाइन होती है कि ऑफलाइन, तो याद रखिएगा ये एग्जाम ऑफलाइन होती है। कट ऑफ की बात किया जाए तो इसमें कोई भी कट ऑफ डिसाइड नहीं किया जाता, नो कट ऑफ। अगर पास मार्क्स की बात किया जाए, देखिए कट ऑफ नहीं होता है, इसमें पासिंग मार्क्स होता है। तो अगर आप जनरल या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 45% लाना होगा, और वहीं अगर आप SC ST या डिसेबल्ड हैं तो आपको 40% मार्क्स लाना होगा। एक बात याद रखिएगा, हमने यहाँ पर परसेंटेज की बात किया है, ये परसेंटेज की बात किया है, ना कि नंबर की बात किया। 45 नंबर नहीं लाना है, 45% लाना है। अब इसका फायदा देखिए क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या होता है। यहां पर परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज देकर के कई बार आप देखेंगे एग्जाम जब आप देते हैं तो एग्जाम में 2 4 5 क्वेश्चन गलत हो जाता है। मान लीजिए कि किसी इस एग्जाम को AIBE को आपने दिया और 10 प्रश्न जो है ये 10 प्रश्न गलत हो गया,
10 प्रश्न गलत हो गया, तो आपके पास कितने प्रश्न सही बचा? 90 प्रश्न। 10 तो गलत हो गया, लेकिन आपने पूरा कितना अटेम्प्ट किया था? 100 में से जब आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, अब इस 100 में से 10 को तो गलत हो गया, 90 ही सही है। अब मैंने क्या कहा, अगर आपको यहां पर होता कि 45 प्रश्न सही करना है, मान के चलिए कि 100 में से आप 45 ही सही कर पाए होते, जिसमें से 10 प्रश्न गलत हो गया, तब तो आपका मार्क्स 45 से भी घट जाता, नहीं घट जाता? देखिए, जब 100 में आपने 45 नंबर ही सही सही बना करके आए, मान लीजिए कि आप 100 मार्क्स में से 100 क्वेश्चंस में से आप 45 नंबर का मार्क्स बना करके आए, बाकी 55 क्वेश्चंस आपने छोड़ दिया था, ठीक? तो आपका 45 ही सही होगा, लेकिन उस 45 में से यानी उस 100 में से 10 प्रश्न जो है गलत हो गया। अब जो प्रश्न आप बनाए हैं वही प्रश्न गलत हो गया, जिसको आप सही काउंट करके आए थे। तो आपका जो 45 नंबर आ रहा था, तो अब ये घट करके अब हो सकता है कि आपका 40-35 नंबर ही आए। हो सकता है ऐसा कि जो प्रश्न आप बनाए थे वही गलत हो गया हो। तो यहां पर क्या है, यहां पर आपका 45 नंबर नहीं पूछा जा रहा, यहां पर बोल रहा है कि 45% होना चाहिए। तो अब आपका अगर 10 प्रश्न गलत हो गया तो 90 का 45% कितना होगा? तो याद रखिए, अब यहां पर 100 का 45 नहीं, 90 का 45% आपको लाना पड़ेगा, मात्र 90 का। यानी कि अगर 10 प्रश्न 5% प्रश्न गलत भी हो जाता है तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 45 नंबर लाना ही लाना है, नहीं, 45 नंबर नहीं, 45% लाना है। और परसेंटेज किसका? तो सही क्वेश्चंस का परसेंटेज होना चाहिए। तो सही प्रश्न कितने हैं? 90। तो 90 का 45 कितना होगा? आप लोग खुद कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों की मैथमेटिक्स इतना भी गंदा नहीं होगा, इतना तो मैं मानकर चलता हूं कि परसेंटेज निकालने आता होगा आप लोगों को। अब डियर ऑडियंस, ये बात तो हो गई कि 45% आपको अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 45%, अगर आप SC ST या डिसेबल्ड हैं तो 40%, ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 45% ये पास मार्किंग रखा गया है। अब एक खास बात यहां पर ध्यान से सुनिएगा, ये पासिंग मार्क्स क्या है? ये जो एग्जाम है ये बहुत ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट होता है। हाँ, वो अलग बात है कि पिछली बार जो एग्जाम हुई थी उसमें करीबन 52% बच्चे फेल कर गए थे। लगभग 52% बच्चे फेल कर गए थे। तो इसके लेकर के बहुत सारे बच्चों के मन में एक दहशत फैला हुआ है कि एग्जाम बहुत डिफिकल्ट होता है। नहीं डियर स्टूडेंट, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ने में तेज हैं, या फिर अगर आप पढ़ पाते हैं, सिलेबस को जान पाते हैं, सब्जेक्ट को रीड कर पाते हैं, तो मेरे हिसाब से इस एग्जाम को क्लियर करना बहुत आसान काम है। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको जो चीजें मैं बताऊंगा वो पूरी की पूरी चीजें करनी होगी। जो फैक्ट मैं बताऊंगा, जो काम मैं बोलूंगा करने के लिए, उतना करना होगा। तो आइए जानते हैं इस एग्जाम के कुछ और स्पेसिफिक बातों के ऊपर चर्चा करते हैं। जब भी हम लोग बात करते हैं इस एग्जाम को क्लियर करने को लेकर के, तो याद रखिएगा इस एग्जाम को क्लियर करना बड़ा ही आसान काम है। क्यों? क्योंकि इस एग्जाम में आपका जो एग्जाम होता है ये होता है ओपन बुक एग्जाम। ओपन बुक एग्जाम होता है, और इस एग्जाम में जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया था, 45% अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, और 40% अगर आप SC ST या डिसेबल्ड हैं तो मात्र 40% ही आपको सही होना चाहिए, तब आप इस एग्जाम में पास करेंगे। इस एग्जाम में कोई फर्स्ट कोई सेकेंड नहीं होता, इस एग्जाम में कोई कट ऑफ डिसाइड नहीं किया जाता। इस एग्जाम में सीधे सीधे आपको 100 में से 45 नंबर सही होना चाहिए, 100 में से 40 नंबर सही होना चाहिए अगर आप SC हैं, ST हैं या डिसेबल्ड हैं। तो इतना माइंड में सेट रखिए कि आपको इस एग्जाम को क्लियर करना बड़ा ही आसान काम है। मैं पूरी टिप्स इसी वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। अब ध्यान सुनिए, ये ओपन बुक एग्जाम होता है। क्या आप चोरी करना जानते हैं? इस वीडियो में मैं आपको चोरी करने के बारे में बताऊंगा। अगर आप चोरी करना जानते हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप चोरी करना नहीं जानते तो इस वीडियो में मैं आपको चोरी करने के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इस एग्जाम में आपको चोरी ही करना है। मैं जानकारी के लिए बता दूं, चोरी करने का मतलब समझिएगा, चोरी करने का मतलब ये नहीं किसी की संपत्ति लेकर के आ जाना है। चोरी करने का मतलब है कि ये एग्जाम ओपन बुक होता है, ओपन बुक एग्जाम। अब ओपन बुक एग्जाम कहने का मतलब एग्जाम में आप बुक ले जाएंगे। जी हाँ, एग्जाम में आप बुक ले जाएंगे।
लेकिन याद रखिएगा, मैंने ओपन बुक एग्जाम तो लिखा, लेकिन यहां पर किस प्रकार की बुक की मैं बात कर रहा हूं? तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं विदाउट कमेंट्री वाला बुक। कैसा बुक? वैसा बुक जिसमें कोई कमेंट ना किया गया हो। बुक कहने का मतलब क्या है? अरे भैया बेयर एक्ट। बुक कहने का मतलब बेयर एक्ट। आपको वैसे बेयर एक्ट ले जाना है एग्जाम में जिसमें कोई कमेंट्री नहीं किया गया हो, जिसमें कोई टिप्पणी नहीं किया गया हो। जिस प्रकार से कानून बना है ठीक उसी प्रकार से उसमें रख दिया गया हो, कॉपी पेस्ट कर दिया गया हो, वही बेयर एक्ट आपको लेकर के जाना है। ठीक है। अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओपन बुक एग्जाम में है तो क्या सर, एक और सवाल आती है, क्या मैं सारा बेयर एक्ट ले जा सकता हूं? यस, आप सारा बेयर एक्ट ले जा सकते हैं। अब आप चाहें तो जितने भी बेयर एक्ट है उसमें अगर मैं बात करूं तो 19 सब्जेक्ट हैं, लेकिन 19 सब्जेक्ट के अंदर की बात किया जाए तो कुल मिलाकर लगभग 28 से 30 आपका बेयर एक्ट बनता है। तो आप चाहे तो 28 से 30 बेयर एक्ट ले जा सकते हैं अपने एग्जाम में। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं, अब जो बच्चे आज तक कभी लॉ पढ़े ही नहीं, जो बच्चे को पता ही नहीं है कि किस प्रकार से चोरी किया जाए, तो वो एग्जाम में जाकर के भी क्या करेंगे? जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। अगर मान ली सपोज कीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं, मैंने आपको दिया संस्कृत की एक मोटी सी बुक दिया और मैंने आपको क्वेश्चंस दिया, क्या आप उसका आंसर जो है उस बुक से ढूंढ पाएंगे? आंसर है नो, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि आपको उस बुक के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है कि इस प्रश्न का आंसर कौन से पेज में मिलेगा, आपको कुछ भी आइडिया नहीं है। तो वैसे बच्चे जिनको लॉ के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो वो बच्चे जाकर के फेल कर जाते हैं। और यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप फेल नहीं करेंगे, क्योंकि मैं टिप्स बताने वाला हूं किस तरीके से आपको सॉल्व करना है पेपर को। तो मैंने क्या कहा, ओपन बुक एग्जाम है, आप उस एग्जाम में बुक को ले जा सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा चोरी कैसे करेंगे। इस वीडियो में मैं इतना बता रहा हूं आपको कि विदाउट कमेंट्री वाला बुक आपको ले जाना है। इसके बाद एक और बात समझ लीजिए, इस एग्जाम में जो आप जाएंगे, कौन सा एग्जाम है भैया? AIBE 19। इस एग्जाम को क्लियर करना है तो एक बात याद रखिएगा। देखिए, मैंने क्या कहा कि मात्र 45 100 में से कितना मार्क्स लाना है आपको? 45 मार्क्स लाना है। ठीक, लेकिन आप जो है 100 में से 100 लाने का कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आपको मात्र 60 नंबर ही लाने का कोशिश कीजिए, मात्र 60 नंबर। अब ध्यान से सुनिए, आपको 100 क्वेश्चंस बनाने के लिए कितना घंटा मिला है? 3 घंटा। अब मैं कह रहा हूं आपको मात्र 45 नंबर लाने के लिए आप क्या करें, 100 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट मत कीजिए, आप केवल 60 क्वेश्चंस पे फोकस करिए। इसका मतलब 60 ही प्रश्न आपको सही बनाना है। हालांकि ऐसा नहीं है, इसमें नो नेगेटिव है। अगर आप 100 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि गलत करेंगे आप, या नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा। आप चाहे तो 100 में क्या कर सकते हैं, टिक लगा सकते हैं, लेकिन वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा, समझिएगा। तो आपको मात्र 60 नंबर को बनाना है, 60 नंबर पे फोकस करना है कि सही ये आपका राइट होना चाहिए, 60 क्वेश्चंस आपका सही होना चाहिए। इसके लिए मैं तरीका आपको बताऊंगा। एक और बात समझिए, देखिए, मान लीजिए कि 60 नंबर आपने क्वेश्चंस को बनाया जो कि आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपका सही है, ये क्वेश्चंस क्या है आपका सही है। क्या 40 प्रश्न को छोड़ देना है? ना जी ना, 40 प्रश्न छोड़ना नहीं। 40 प्रश्न ऐसे हैं जो आपने टच ही नहीं किया, जो आपको डिफिकल्ट लग रहा था, तो इस 40 प्रश्न का क्या करना है, गलत ऑप्शंस हो जाएगा। अगर आप मान के चलिए, एक प्रश्न मैं यहां पर दे रहा हूं और इसका 4 ऑप्शंस दे दिया, और आप यहां पर कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? क्योंकि सही होने की कितनी चांसेस है, सही होने की कितनी चांसेस है? 25%, और 75% ऐसा है जिसमें गलत होने की चांसेस है। क्योंकि आप अगर ए सही करते हैं, क्या पता ए गलत हो, बी भी गलत हो, सी भी गलत हो। मात्र आपको 1% ही सही होने की चांसेस है,
3% गलत होने के चांसेस है, तो इसमें गलत करेंगे। लेकिन मैं आपको तरीका बताता हूं, अगर आपका 40 नंबर है तो आप क्या कीजिए, 40 में से जरूरी है कि अगर आप 40 को अपने हिसाब से ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो सारा ऑप्शन गलत हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल है, या पूरा सही हो जाए, ऐसा भी संभावना है। लेकिन मैं आपको तरीका बताता हूं कि अगर 40 प्रश्न अगर आपका छूट गया है, नहीं बना पा रहे हैं, तो इस 40 प्रश्न में आप क्या करें, सबका ऑप्शन या तो ए क्लिक कर दे, सब में सारे क्वेश्चंस में 40 के 40 क्वेश्चंस में आप ऑप्शन ए ही क्लिक कर दे, या 40 के 40 क्वेश्चंस में ऑप्शन बी क्लिक कर दे, या सी या डी कर दे। इसलिए क्योंकि लगातार 40 कॉन्जिक्यूटिव 40 प्रश्न में आपका ऑप्शन अगर ए क्लियर करते हैं, क्योंकि ए करेंगे तो 40 में से करीबन करीबन आपका 10 नंबर सही होने की गारंटी है कि 10 नंबर सही होगा ही होगा। बात समझ में आ रही है? और अगर आप अपने मन से क्लिक करते हैं तो हो सकता है सारा का सारा गलत हो जाए। तो याद रखिएगा, जो प्रश्न आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर उस 40 प्रश्न में से, एक सेकेंड सॉरी, हाँ मैंने क्या कहा कि अगर 40 प्रश्न आपका नहीं बन पा रहा है, उसमें से कोई भी एक ऑप्शन डिसाइड कीजिए। ए क्लिक करना है तो सब में ए कर दीजिए, बी क्लिक करना है सारे प्रश्न में बी कर दीजिए, सी करना है तो सारे में सी कर दीजिए। इससे बेनिफिट मिला, कम से कम आपका एवरेज है कि 10 प्रश्न आपका सही होना ही होना है। तो 60 नंबर ये सही हो रहा था, 10 नंबर ये सही हो गया, कुल मिलाकर 70 मार्क्स आप ले आए। 70 में से अगर 60 में से 10 को गलत भी था, तब भी आपका 60 नंबर एकदम सेफ जोन में है। लाना कितना है? 45%, मतलब 45 नंबर। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप चाहे तो बिल्कुल ला सकते हैं, तरीका अच्छा होना चाहिए। आप 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट बिल्कुल मत कीजिए, आप वैसे वैसे प्रश्न को अटेम्प्ट कीजिए जिसको आपको लगता हो कि ये क्वेश्चन हमसे बन जाएगा। बन क्या जाएगा? अरे बुक में से देख करके लिखना है। अब मैं आपको और तरीका बताता हूं। कुछ ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे जो डायरेक्ट कंटेंट बेसिस होगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा चोरी करने के बारे में। कुछ ऐसे प्रश्न होंगे, ये प्रश्न आपका 10 से 15 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपका डायरेक्ट कंटेंट बेसिस होगा। अगर आप हर सब्जेक्ट के बेयर एक्ट जो है, उस बेयर एक्ट के कंटेंट को आप देखते हैं तो वहां से 10 से 15 क्वेश्चंस आपको इजीली वहां से बन जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 10 ही बनेगा या 15 ही आएगा, वो डिपेंड करता है क्वेश्चंस पेपर के ऊपर। हो सकता है किसी एग्जाम में 10 ही आता है, किसी में 15 हो सकता है, किसी में 8 ही हो जाए। लेकिन ऑल अगर एवरेज की बात किया जाए तो 10 से 15 प्रश्न जो है, जो आपके कंटेंट बेसिस होता है। इसके बाद कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा सेक्शन बेसिस, कि कौन से सेक्शंस में ये प्रश्न दिया गया, ये जानकारी दी गई, तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं बेयर एक्ट के कंटेंट के माध्यम से। तो डियर व्यूअर्स, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि आपको एग्जाम अगर क्लियर करना है तो 100 प्रश्न को आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। अटेम्प्ट करने का मतलब आपको दिमाग नहीं लगाना है, आप केवल इतना कोशिश कीजिए कि सही सही आप 60 प्रश्न सही बनाने का प्रयास कीजिए, और बाकी 40 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपसे नहीं बनेगा, आपके पास समय भी कम पड़ जाएगा। हालांकि 3 घंटा का समय इतना कम नहीं होता, अधिक होता है, लेकिन इस 40 प्रश्न के लिए मैंने एक तरीका बताया कि या तो आप ऑप्शन ए करने लगे, बी कर दीजिए, या तो पूरा सी कर दीजिए, या तो पूरा डी कलर कर दीजिए। इससे आपको कम से कम 10 नंबर तो फिक्स है कि मिलेगा ही मिलेगा, और बाकी जो इसमें सही होगा, और ये नंबर 10 नंबर ऐड हो जाएगा, बिल्कुल आएगा। बस आपको टॉप थोड़ी करना है भैया, आपको टॉप नहीं करना है, आपको पास करना है। और जब आप AIB एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो क्या मिलेगा? COP, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो डियर ऑडियंस, इस वीडियो के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बातचीत करूंगा। एक और बातें मैं बता दूं जिसकी चर्चा मैं करने वाला था, भूल ही गया। थर्टी डे चैलेंज में लेकर के आया हूं। अगर आप मेरा 30 लेक्चर होने वाला है, अगर आप 30 वीडियो आप वॉच कर लेते हैं तो मुझे पूरा उम्मीद है कि इस एग्जाम को आप 1 अटेम्प्ट में, यानी पहले ही प्रयास में क्लियर कर लेंगे। इसी चैनल पे अगर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो भी आपके कलीग्स हो, जो लॉ स्टूडेंट हो, जो इस बार AIB के एग्जाम में बैठना चाहते हैं, तो उनका भी क्लियर हो जाए। तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ही कर दीजिएगा, ताकि सही समय पे आपको एक अच्छा वीडियो प्राप्त हो सके। 30 डेज चैलेंज कहने का मतलब ये है कि मैं आप लोगों को 30 वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं। इस 30 वीडियोज में
कंप्लीट सभी सब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट, थ्योरी की बात की जाएगी और आपको मैं बताऊंगा कि अपने एग्जाम में किस प्रकार से आपको चोरी करना है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटेंट लेकर के आऊंगा, सब्जेक्ट लेकर के आऊंगा। ये वीडियो केवल जानकारी के लिए था कि आप अपने AIBE के एग्जाम को कैसे क्लियर करेंगे और किस प्रकार से आपको सबसे पहले स्टेट बार काउंसिल में, इसके बाद फिर AIBE क्लियर करके आपको COP दिया जाता है। तो सारी बात हमने इस वीडियो में किया है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि उन लोगों तक, जरूरतमंदों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी इन चीजों की जानकारी हो सके। और याद रखिएगा 25 अक्टूबर तक इसकी लास्ट डेट है और कोशिश कीजिए कि इस एग्जाम को दीजिए और फॉर्म को फिलअप कर दीजिए और पहले ही प्रयास में COP ले लीजिए। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।